हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मीनल और आप देख रहे हैं मीनल का चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज हम यहां देखेंगे कि नेट जेआरएफ को क्रैक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। कुछ इजी, आसान और अमेजिंग ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी कि आपका जेआरएफ श्योर क्रैक होगा। साथ ही साथ हम इस वीडियो में देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है वो कौन से हैं। आप अगर अभी का नेट का जो एग्ज़ाम है वो दे रहे हैं, जो कि कई बार पोस्टपोन्ड हो चुका है और अभी हमें इसकी डेट नहीं पता, लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इसको पढ़कर आपकी तैयारी मतलब इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप ज़रूर नेट क्लियर करेंगे। हमारा जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, इस बारे में बात करेंगे और भी कई इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे सिलेबस, बुक्स वगैरह क्या पढ़ना चाहिए, ये सब कुछ। तो शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि हमारा जो नेट है उसमें क्या पैटर्न रहता है। इकोनॉमिक्स जो पेपर 2 है उसके है हमारे पास जो है 100 क्वेश्चंस आते हैं। पेपर 2 के जो है 100 क्वेश्चंस आते हैं। पेन ले लेते हैं। तो पेपर 2 के जो है 100 क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। दैट मीन्स पेपर 2 जो है वो 200 मार्क्स का होगा। पेपर जो 1 है वो भी इसके साथ ही होता है। इसके 50 क्वेश्चंस आते हैं। ये भी जो है हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। दैट मीन्स पेपर फर्स्ट जो है वो 100 मार्क्स का होगा। इन दोनों को मिलाकर पेपर 1 एंड पेपर 2 को मिलाकर टोटल हमारा नेट का पेपर होता है 300 मार्क्स का। सारे ही क्वेश्चन जो है वो कंपल्सरी होते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसका मतलब यही है कि पॉइंट की हमको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप देख सकते हैं नियरेस्ट आंसर कौन सा है, या आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं कि ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, इस तरह से। लेकिन कोई भी आंसर जो है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सभी का आंसर लिख के आना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको इस एग्जाम के लिए मिलेंगे टोटल 3 आवर्स, जो कि कंबाइन होंगे दोनों के लिए, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। देखिए, कोई वक्त था जब पेपर 1 और पेपर 2 दोनों अलग हुआ करते थे, लेकिन अभी एक ही रहेगा पेपर 1 पेपर 2। टोटल 3 घंटे मिलेंगे जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए होंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एवरेज हमको 1.2 मिनट्स मिलेंगे हर एक क्वेश्चन को करने के लिए। तो देखिए, कोई क्वेश्चन तो है जो वो जल्दी हो जाता है, किसी में ज़्यादा टाइम मिलता है, लेकिन हमको इसको इस तरह से मैनेज करना है कि एवरेज जो है 1.2 मिनट पर क्वेश्चन हमको मिलेगा। पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा। जो 3 आवर्स है उसमें ही आपको दोनों को पूरा करना है और दोनों एक साथ ही आएँगे। हाँ, उसके साथ ही साथ ये जो है सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा। दैट मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पूरी तरीके से मैनुअली, जैसे पहले हम ओएमआर वगैरह भरते थे, वो नहीं रहेगा। इसे कंप्यूटर पे ही देना होगा। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के सिलेबस की। तो देखिए, टोटल जो है 10 यूनिट्स हैं हमारे इकोनॉमिक्स के सिलेबस में। इसमें है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, साथ ही साथ स्टैटिस्टिक्स। तो देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैट्स तो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि मेरे ख्याल से सभी ने अपने ग्रेजुएशन में, पीजी में पढ़े होते हैं। लेकिन उसके बाद देखिए, एक ये है इकोनॉमेट्रिक्स। इकोनॉमेट्रिक्स जो है वो बहुत कम लोगों ने पढ़ा है। कई जगह ऐसा भी है कि आपने इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ा है लेकिन फिर भी आप उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये जो इकोनॉमेट्रिक्स है इसके 3 से 4 क्वेश्चंस, तो 4 क्वेश्चंस तो पक्के-पक्के आते ही हैं। तो जो इकोनॉमेट्रिक्स है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ थोड़ी बहुत जो ट्रिक्स हैं, वो हमें देखनी होंगी। मेजर जो है हमारे डायग्नोस्टिक वाले जो टेस्ट वाले जो डायग्नोस्टिक मॉडल्स होते हैं वो आते हैं, या फिर कुछ और तरह के व्यू वाला जो क्वेश्चन है वो आता है। तो कुछ एक पर्टिकुलर जो पैटर्न है उसके क्वेश्चन ही आते हैं और उन्हें किस ट्रिक से सॉल्व किया जाता है, ये मैं आपको बताऊंगी मेरे आने वाले इकोनॉमेट्रिक्स के वीडियोस में, आप ये देख पाएंगे। उसके बाद हमारा आता है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स भी हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारे वीडियोस में जब हम इसे करेंगे। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, मनी एंड बैंकिंग। देखिए, मनी एंड बैंकिंग भी मेरे ख्याल है ऑलमोस्ट सभी ने पढ़ा ही होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अब ये जो 3 है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, पब्लिक इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। पब्लिक इकोनॉमिक्स फिर भी थोड़ा ईज़ी रहता है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और ग्रोथ डेवलपमेंट ये दोनों ही आपने पीजी में पढ़े हैं, लेकिन इसमें कुछ थियरीज़ ऐसी हो सकती है, स्पेशली जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसमें तो कुछ ना कुछ थियरीज़ ऐसी होती ही हैं
जो कि आपके पीजी के सिलेबस में कवर नहीं हुई होती है। किसी यूनिवर्सिटी में कोई थ्योरी कवर हुई है, कोई नहीं हुई है, दूसरी में कुछ ऐसा थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस रहता है सिलेबस में। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कई सी ऐसी थ्योरीज़ होंगी जो आपने पीजी में नहीं पढ़ी हैं। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स जो है वो भी ऐसा ब्रांच है जो कि बहुत जगह बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता है। साथ ही साथ अगर इंडियन इकोनॉमी की अगर मैं बात करूँ तो इंडियन इकोनॉमी जब हम अगर आपने स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है तो इंडियन इकोनॉमी का जो सिलेबस है अधिकतर जो स्टेट की पॉलिसीज है उसमें कई चीज़ें उस पर फोकस की होती है, उसी हिसाब से वो सिलेबस बना होता है, बुक्स बनी होती है। लेकिन नेट की बात करूँ तो इंडियन इकोनॉमी में आपको इंडिया एज़ अ होल उसको पढ़ना है, क्या हमारे एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें पूरे इंडिया के कंटेक्स्ट में हमें पढ़नी होती है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सिलेबस में आपको डिफरेंस मिल सकता है। तो अगर आपने पीजी किया है तो भी कई सारी चीज़ें जो है सिलेबस में जो है वो ऐसी होंगी जो आपने कभी नहीं पढ़ी हैं और आपको पहली बार पढ़नी पड़ेंगी। अब देखिए अगर हम बुक्स की बात करें कि कौन-सी बुक्स हमें लेनी है तो मैंने यहाँ पे जो भी ऑथर्स के नाम लिखे हैं, मैंने एक इंडियन ऑथर का भी लिखा है और फॉरेन ऑथर का भी लिखा है। मैं ये कहती हूँ मेरे ख़्याल से जो इंडियन ऑथर है उनकी बुक्स को हमें प्रेफ़र करना चाहिए क्योंकि इंडियन ऑथर्स की बुक में चीज़ें हमारे इंडिया के हिसाब से लिखी होती हैं। तो थोड़ा कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें उस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना ज़रूरी होता है। नेट के लिए हम पढ़ेंगे तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें ज़्यादा आती हैं। इसलिए इंडियन ऑथर की मैं कहती हूँ कि हमें प्रेफ़र करनी चाहिए। अब देखिए सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में एच.एल. आहूजा की बुक अच्छी है, मैक्रो में डी.एन. द्विवेदी की बुक, स्टैट्स में जो है के.एन. नागर की बुक अगर आप इजी पढ़ना चाहते हैं, के.एन. नागर की बुक बहुत अच्छी है, एस.पी. गुप्ता की भी बहुत अच्छी है, वी.के. कपूर की बुक भी अच्छी है लेकिन थोड़ा-सा अगर आप अच्छे लेवल का पढ़ना चाहते हैं, के.एन. नागर आपने पढ़ लिया है, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का पढ़ना चाहते हैं तो वी.के. कपूर भी आप पढ़ सकते हैं। इकोनॉमेट्रिक्स के लिए दामोदर गुजराती की बुक बहुत अच्छी आती है। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स देखिए एसी चियांग चियांग भी आती है और बीसी मेहता एंड मदनानी भी आती है। तो ये जो है बुक बीसी मेहता मदनानी ये बहुत अच्छी बुक है और आपका जो स्पेशली जो नेट का सिलेबस है उसमें जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा स्कोप है इस बुक में। हालाँकि कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं लेकिन फिर भी उसको तो हम रेक्टिफ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स बुक के.डी. स्वामी जी की भी आती है, सिल्वाटोर की भी है। पब्लिक इकोनॉमिक्स एस.के. सिंघल की ले सकते हैं, मसग्रेव एंड मसग्रेव है। मनी एंड बैंकिंग के लिए एस.बी. गुप्ता की बुक आती है। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स तो देखिए इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल है एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स पे, तो आप उसे ही मैं रेफ़र करूँगी कि आप उसे ही पढ़ें। और जो इंडियन इकोनॉमी है ये मिश्रापुरी और ये दत्त सुंदरम की बुक बहुत अच्छी है। साथ ही साथ एक रमेश सिंह की भी बुक आती है, रमेश सिंह की बुक भी बहुत अच्छी है इंडियन इकोनॉमी के लिए। अब पैटर्न क्या रहता है अगर हम देखें कि क्वेश्चंस का पैटर्न तो सबसे ज़्यादा जो 40% जो क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्ट बेस होते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो 40% तो इसी पे बेस्ड होते हैं लेकिन बाकी के जो सारे क्वेश्चंस हैं उसके लिए भी उनको सॉल्व करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट तो जो है वो स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। तो आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। साथ ही साथ ये एक नया ट्रेंड चल रहा है आजकल रीजनिंग का। ठीक है, रीजनिंग स्टेटमेंट असर्टेशन एंड असर्टेशन वाले क्वेश्चन आते हैं। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन 20% आते हैं, सेकंड जो लार्जेस्ट है। और तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। पहले रीजनिंग के क्वेश्चंस नहीं आया करते थे बट ये अभी ट्रेंडिंग है। और इकोनॉमिक्स है तो ऑब्वियसली न्यूमेरिकल्स तो होंगे ही। 12% न्यूमेरिकल्स जो है आते हैं इकोनॉमिक्स के पेपर में। क्रोनोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 10% हमारी क्रोनोलॉजी से पूछा जाता है। तो आपके माइंड में एकदम मैप क्लियर होना चाहिए, चाहे वो डेवलपमेंट थ्योरीज की क्रोनोलॉजी है या आपकी जो बहुत सारी समितियां हैं उनकी क्रोनोलॉजी है, कौन सी जो समिति है किससे रिलेटेड है। मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस आते हैं और नई चीज जो है हमारा केस स्टडी, जिसके क्वेश्चंस पहले नहीं आया करते थे, अब हमारे केस स्टडी वाले क्वेश्चंस भी आते हैं पिछले कुछ सालों से और इसका रेशियो रहता है 8%। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो देखिए लेक्चरशिप जो है टोटल जितने कुछ स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं उसमें से 6% को लेक्चरशिप क्लियर किया जाता है। तो कट ऑफ की अगर आप बात करें तो देखिए ये मैंने परसेंटेज लिखे हैं। तो परसेंटेज के हिसाब से आप देख सकते हैं कि क्या कितना कट ऑफ रहता है। आप इसका एवरेज वगैरह भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो है ये 2018 तक तो जो है ये सीबीएसई कराती थी। सीबीएसई सीबीएसई एग्ज़ाम कराती थी तो 350 में से ये जो है मार्क्स हैं
ये जो है 200, 196, ये 360, 360, 350 में से मार्क्स हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है 3 पेपर होते थे, 1, 2, 3, 3 पेपर्स होते थे, लेकिन उसके बाद से जब से ये एनटीए कराने लगी है 2 ही पेपर होते हैं, 1 एंड 2, और 300 में से ये मार्क्स हैं। तो अब आप कट ऑफ देख सकते हैं, आप इसका एवरेज भी, मीन भी निकाल सकते हैं, मीन निकाल के भी देख सकते हैं, मीन या मोड निकाल के भी अपना वो कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि क्या कट ऑफ रहेगा। तो देखिए मेरे ख्याल से इस बार भी 66-67% तक, 66 थोड़ा-सा ज़्यादा मैं ऊपर ले लेती हूँ, तो 66% तक का कट ऑफ आप मान के चलिए। 66% अगर आपके आए तो आपका लेक्चरशिप क्रैक होगा, और अगर आपका 73-74 रहा तो आपका जेआरएफ क्रैक होगा। अब देखिए इस बार 2 साइकिल्स को कंबाइन किया हुआ है, तो दैट मीन्स स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, तो ये जो परसेंटेज है ये थोड़ा-सा मतलब नंबर्स में बढ़ जाएँगे, ज़्यादा लोगों का लेक्चरशिप और जेआरएफ क्लियर होगा, लेकिन साथ ही साथ जो है हमारा कट ऑफ है, कट ऑफ भी इंक्रीज़ होगा। कट ऑफ भी इंक्रीज होगा, तो इसलिए थोड़ा सा मैं ये जो है इस लेवल से थोड़ा सा हायर लेके चल रही हूँ 66 पे लेक्चरशिप, और एक्सपेक्टेड है कि 73-74 पे जो है हमारा जेआरएफ क्लियर होगा। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जो मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना है, और दिन में कम से कम 5 से 6 घंटे आपको जो है स्टडी करनी है। टाइम टेबल तो वैसे बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है आप हम उस टाइम टेबल पर टिके नहीं रहते। टाइम टेबल तो कहीं और जाता है, हमारा शेड्यूल कहीं और चला जाता है। तो मेक अ टाइम टेबल एंड स्टिक टू इट, ठीक है। उसके बाद जब आप तैयारी करते हैं तो हर एक दिन आपका जो तैयारी का कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए, एक तो आपको डिफिकल्ट सब्जेक्ट लेना है, एक आपको ईजी सब्जेक्ट लेना है। अगर आप दोनों ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट ले लेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी। जैसे अगर आप एक जो है मैक्रो लेते हैं, एक मैक्रो लेते हैं तो साथ में एक थोड़ा-सा ईज़ी आप इंडियन इकोनॉमी ले सकते हैं, या आप मनी एंड बैंकिंग ले सकते हैं। तो इस तरह से एक ईज़ी, एक डिफ़िकल्ट का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो एक कॉम्बिनेशन जैसे आपने 3 दिन आपने उसको फ़ॉलो किया, 3 दिन आप कोई दूसरा कॉम्बिनेशन फ़ॉलो कर लीजिए। तो ऐसे टोटल 6 डेज़ आपको स्टडी करनी है। उसके बाद जो 7th डे है, यानी कि मंडे टू सैटरडे, तो वो आपको यही जो है फ़ॉलो करना है। उसके बाद जब संडे आएगा तो संडे को क्या होगा, आपका संडे को आपको करना है अपना वीकली टेस्ट, ठीक है। संडे को जो कुछ आपने पढ़ा है उसको पूरा रिवाइज करना है, और फिर उसका एक अपना टेस्ट लेना है। तो अब जो है डेली आपको कम से कम 20 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं। जो भी आपने पढ़ा उससे रिलेटेड कोई 20 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। सीबीटी की प्रैक्टिस करनी है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो कई लोग जो है कंप्यूटर के एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियर नहीं होते हैं। तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर आप फ़ैमिलियर नहीं हैं, आप रोज़ सीबीटी दीजिए, 20 क्वेश्चन जो आपको करने हैं रोज़ के, वो आप सीबीटी पे ही कीजिए। और अगर आप फ़ैमिलियर हैं, तो आप वीक में 1 बार, यानी कि संडे संडे को आप जो अपना टेस्ट ले रहे हैं रिवीज़न के बाद, उसमें आप सीबीटी को ले सकते हैं। उसके लिए एक बहुत ही अच्छा है अभ्यास जो है एनडीए का अभ्यास, उसमें आपको पूरा, आप जब आप ओपन करेंगे तो बिल्कुल जैसा एग्ज़ाम होता है बिल्कुल वैसा आपको एनवायरनमेंट मिल जाता है, और आप उसपे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसका लिंक जो है, अभ्यास का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उससे देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को भी एनालाइज़ करना है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पेपर पढ़ने को, सॉल्व करने को नहीं कह रही हूँ, सिर्फ़ एनालाइज़ करने को कह रही हूँ। आपको ये देखना है कि किस जो सब्जेक्ट है, मैक्रो से, माइक्रो से, डेवलपमेंट से कितने क्वेश्चन आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह आपको एनालिसिस करना है, सॉल्व इसे नहीं करना है। जब तक आपकी पूरी तैयारी नहीं हो जाती पूरे कोर्स की, तब तक आपको इसे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। जब आप ये पढ़ रहे हैं तो साथ-साथ आपको अपने हैंडी नोट्स बनाने हैं, जो बहुत छोटे फॉर्म में हो, टू द पॉइंट हो, और आप उसको जो है रूम की वॉल पे या अपने टेबल पे कहीं पर भी चिपका के रख सकते हैं, ताकि आप उसको आते-जाते देखते रहें। जब भी फ्री पीरियड है, कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, आते-जाते आप उसको देखते रहें, आपको याद रहे। जैसे उसमें कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है, जैसे ग्रोथ थ्योरीज़ है, उसकी क्रोनोलॉजी क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्रोनोलॉजी रही है, हमारी जो अलग-अलग तरह की समितियाँ आई हैं, कौन सी समिति किसके लिए है, कब आई है, ये सारी जो चीज़ें हैं आप उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख कर और उसको अपनी वॉल पे जो है पेस्ट कर सकते हैं, और उसे आते-जाते देख सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे जो है आपके माइंड में पूरा एक टाइमलाइन का मैप बन जाएगा, एक क्लियर मैप बन जाएगा टाइमलाइन का, कि कौन किसके बाद आया और कैसे आया, ठीक है। और सबसे लास्ट आपको जो भी आपने पढ़ा है
को आपको बार-बार रिवाइज़ करना है, प्रैक्टिस करना है और रिकॉल करना है। तो उसके बाद अब देखिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, तो अब जो आगे इसकी तैयारी कर रहे हैं, नेक्स्ट जो नेट आने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं, जिसके अभी तक फॉर्म नहीं निकले हैं, तो उनके लिए तो ये काम करेगा कि आपको सबसे पहले इन्हीं टॉपिक्स पे बहुत अच्छे से फ़ोकस करना है। और जो लोग अभी आने वाला नेट देने वाले हैं, लेकिन उनकी तैयारी पूरी नहीं है, सोच रहे हैं अभी इतने से टाइम में कैसे तैयारी करें, अभी पता भी नहीं है कि डेट कब है, कब एग्ज़ाम होगा, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा। अगर आप ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के जाएँगे तो श्योर है कम से कम 46 टू 50% 46 टू 50% क्वेश्चंस जो हैं वो आप इसमें से निकाल लेंगे। ठीक है, 46 टू 50% क्वेश्चंस जो हैं वो आप इसमें से ही निकाल लेंगे। मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये जो है पिछले प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उसमें से मैंने निकाला है कि कब कितने क्वेश्चन आए हैं इससे रिलेटेड, और फिर ये मैंने उसका एवरेज निकाल दिया, जिसे हम कहते हैं मीन। मीन निकाल दिया है मैंने। तो एवरेज जो है इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से पूछे जाते हैं। इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड थ्योरीज भी होती है और उसका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो भी इम्पोर्टेंट है। ट्रेड थ्योरीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अ, तो ट्रेड थ्योरीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, और साथ ही साथ योजनाएँ जो हैं, योजनाएँ बहुत इम्पोर्टेंट हैं, योजना से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं हमेशा ही, तो योजनाएँ तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है। बाकी और भी क्वेश्चन आते हैं मैट्रिक्स कैलकुलस से रिलेटेड, कंज्यूमर थ्योरी से रिलेटेड, मार्केट केंशियन इकोनॉमिक्स, आईएसएलएम जो है, आईएसएलएम जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। हर साल आईएसएलएम से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। बैरियर्स, ट्रेड बैरियर्स, आरबीटी से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो सारे हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ये जो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आएँगे। 46 टू 50% क्वेश्चन जो हैं वो इसी में से निकलेंगे। तो ये जो है ये आपको ज़रूर पढ़ना है। अगर आप नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है हमारा दिसंबर और मई साइकिल वाला जो कंबाइन हुआ है वो एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप सबसे पहले इन टॉपिक्स की तैयारी कीजिए, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और बिल्कुल आपका नेट ज़रूर क्रैक होगा। अब देखिए ये जो है ये सारी जो तैयारियाँ हैं इसको करने के लिए आपको मैंने इतनी सारी ये जो बुक्स बताई, ये टॉपिक्स बताए, इस सबको करने के लिए, तैयारी करने के लिए पूरा आपको लगेगा लगभग 1 साल। ठीक है, 1 साल आपको पूरा चाहिए इसे तैयारी करने के लिए। लेकिन अगर आप जल्दी तैयार करना चाहते हैं तो आप जो है मीनल का चैनल जॉइन कीजिए। यहाँ पे क्योंकि आपको एकदम टू द पॉइंट नोट्स मिलेंगे, आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको कहीं ज़्यादा जाना नहीं पड़ेगा। टू द पॉइंट हमारे नोट्स होंगे, आपको बताया जाएगा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। साथ-साथ जब हम टॉपिक करेंगे कुछ जब भी हम वो जो भी टॉपिक करेंगे उसके बारे में बताएँगे क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसमें। साथ ही ना सिर्फ़ हम थ्योरी करेंगे बल्कि हम प्रैक्टिस भी करते हैं, यहाँ पे थ्योरी के साथ-साथ प्रैक्टिस भी करते हैं। रिग्रेसिव प्रैक्टिस की जाती है हर वीक, हर जो चैप्टर है उसके साथ भी की जाती है, हर वीक भी की जाती है। मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर बहुत सारे मिल जाएँगे, डाउट क्लियरिंग सेशन रहेंगे। तो अगर आप इतना सारा कुछ नहीं पढ़ना चाहते हैं, इतनी सारी बुक से नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आप मीनल का चैनल जॉइन कीजिए। यहाँ पे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, बहुत कम में टाइम में तैयारी हो जाएगी। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। देखते रहिए मीनल का चैनल।